हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 7th के आवर पास्ट के थर्ड लेसन दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को ब्रीफ करवाऊंगा। इस पूरे लेसन की डिटेल आपको दूंगा। तो शुरू करते हैं बच्चों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है और इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको बीच बीच में हर डिटेल से अवगत करवाऊंगा कि क्या क्या इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। टाइटल से जैसे पता चल जाता है कि दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के सुल्तान से हमारा मतलब है कि जब दिल्ली राजधानी बनी उसके बाद वहाँ पर कौन कौन से सुल्तान आए और किन किन सुल्तानों ने वहाँ पर राज किया। हम इस वीडियो के अंदर इस चीज़ को डीपली पढ़ेंगे और इस के अंदर जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हमें इसकी पूरी डिटेल्स पता होनी चाहिए, तभी हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आता है। क्योंकि इतिहास जो है एक कहानी की तरह होता है और हमें उसे ब्रीफली पढ़ना चाहिए ताकि हमारी नॉलेज बरकरार रहे। और अब शुरू करते हैं बच्चों। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली जो थी सल्तनत वो बाद में बनी। पहले जो राजधानी भारत की हुआ करती थी वो आगरा हुआ करती थी, जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। इसी वजह से कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लियर कर दिया कि 12वीं शताब्दी में ही दिल्ली को महत्वपूर्ण दर्जा मिला। उससे पहले जो राजधानियाँ थी वो मैक्सिमम आगरा को माना जाता था या उसके आसपास के क्षेत्रों को। तालिका 1 पर नजर डालिए। पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी में मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। हमने पिछले लेसन में स्टडी किया था कि मोहम्मद गौरी भारत आया और उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था, जो 1192 ईस्वी में किया था। उस समय सबसे पहले दिल्ली का जो अस्तित्व था पृथ्वीराज चौहान के समय में ही मैक्सिमम निकल कर आया। फिर उसके बाद में इसकी जो वैल्यू थी वो बढ़ती चली गई। इस शहर में बहुत सारे समृद्ध जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। दिल्ली की बात कर रहे हैं। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बड़े बड़े क्षेत्र पर फैला था। उन 5 वंशों पर पहचानिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। जिसके इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ पर सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखिए। दिल्ली, एक वहाना, सिरी और जहाँपनाह को पहचानिए। ये मैप जो दिया गया है इसमें आपको इन जो लोकेशन दी गई हैं इनको आपको ढूंढना है। दिल्ली के शासक। अब बात कर लेते हैं दिल्ली के अंदर कौन कौन से शासक हुए हैं। जैसा कि पहले ही स्टडी कर चुके हैं, दिल्ली पहले महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था लेकिन बाद में बना। तो यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है तोमर वंश के अनंगपाल का, जो 1130 से 1145 तक उसने राज किया दिल्ली पर। उसके बाद चौहान, पृथ्वीराज चौहान का नाम आता है क्योंकि वो अनंगपाल जो थे उनके दामाद थे। अनंगपाल के पृथ्वीराज चौहान जो थे दामाद थे और अनंगपाल के मरने के बाद ये उनके पास चली गई थी। चौहानों ने 1165 से 1192 और उसके बाद 1175 से 1192 ईस्वी तक राज किया। आगे बात करते हैं कि तुर्की, कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक की। तुर्कियों का राज आया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हो रही है वो 1206 से 1210। बच्चों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मोहम्मद गौरी भारत आया और पृथ्वीराज चौहान को के साथ उसने फाइट की थी त्रावड़ी की 1192 में। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का ही सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक उसके 4 सेनापति थे मोहम्मद गौरी के। प्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, ताउद्दीन यलतोज और नासरुद्दीन कुबाचा। दिल्ली उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपी थी और बाकी के जो एरिया थे वो अलग अलग जीत कर सेनापतियों को देता चला गया।
तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गोरी का सेनापति है और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद वो यहाँ पर राज्य करता है। उसके बाद बात आती है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश की यदि बात की जाए तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है, उसका दामाद होता है और उसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है। रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, इतिहास में ये पहली लड़की थी जो उस समय में राज्य पर आरोहण हुई, लेकिन उसने बहुत ही कम टाइम के लिए शासन किया। उसी के जो सरदार थे उन्होंने कत्थल में उसकी हत्या कर दी थी। आगे बात करते हैं गयासुद्दीन बलबन। हिस्ट्री में जब भी सल्तनत का जिक्र होता है तो गयासुद्दीन बलबन का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके समय में जो बंगाल में क्रांति हुई थी वो बहुत ही भयंकर क्रांति थी और उसे इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से उसे दबा दिया था। इसलिए बलबन को रक्त व लोह नीति अपनाने वाला भी माना जाता है कि इन्होंने रक्त व लोह की नीति अपनाकर राज्य किया था। उसके बाद बात करते हैं खलजी वंश की। जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खिलजी। इसमें अलाउद्दीन खिलजी महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी सुधार किए थे भारत में। उसके बाद बारी आती है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने यमुना से एक अलग नहर निकलती है जो इंद्री के पास से क्रॉस करके यमुनानगर से हिसार की तरफ जाती है। पश्चिमी यमुना नहर जो है वो फिरोज शाह तुगलक के समय में बनाई गई थी। इनके कार्यकाल में वो नहर निकाली गई थी। अब बात करते हैं सैयद वंश। सैयद वंश में खिज़र खां और लोदी वंश में बलहौल लोदी का नाम आता है। तो दिल्ली के ये मेन सुल्तान इन्होंने बताए जिनका दिल्ली पर सल्तनत पर काफ़ी समय तक राज्य रहा। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? हालांकि अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य भवन कला के माध्यम से भी काफ़ी सूचना मिल जाती है। दिल्ली सल्तनत की जो जानकारी है हमें अभिलेखों से, इतिहास में और भी अन्य लिखित दस्तावेजों से जो फारसी में लिखे गए थे उनसे मिल जाती है। उस समय के जो राइटर थे वो हमेशा इसका रिकॉर्ड रखते थे कि दिल्ली सल्तनत में कौन राजा किस समय बैठा और उनकी क्या क्या प्रोग्रेस रही है। तो यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं कि कुछ लोग कागज़ तैयार कर रहे हैं, कुछ कागज़ को बाइंडिंग कर रहे हैं, कुछ उसको लिखन का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर न्याय चक्र की बात करें तो फ़क़-ए-मुरीद ने लिखा है, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं, वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए हुए राजस्व से। बच्चों यहाँ पर ध्यान से पढ़ो, किसानों से एकत्रित किए हुए राजस्व से, कर से, टैक्स जो था उस समय किसानों से लिया जाता था। अन्य कोई भी इनकम का सोर्स नहीं था, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी स्टार्टिंग से ही सिर्फ किसानों के ऊपर ही डिपेंड रही थी। कोई अलग माध्यम नहीं था। जो सेना थी वो भी किसानों पर डिपेंड थी, राजा भी किसानों पर डिपेंड था और वो उसके माध्यम से राजस्व इकट्ठा करते थे। ये कुछ बातें ध्यान रखें। त्वारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते, गांवों में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए, उनसे ढेर सारे इनाम पाने के लिए, जो राइटर थे ना वो इसलिए लिखते थे ताकि वो राजा को खुश कर सकें और उससे कुछ अच्छे पैसे ले सकें। यही मेन पर्पस था उस समय में राइटर का लिखने का। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, कि वो अपने भाइयों से, जो भाई थे उसके, उनसे इंटेलिजेंट थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। परंतु मिन्हाल-ए-सिराज खुद कह रहा है कि वो भी उसको मान्यता नहीं दे पा रहा था। वो भी नहीं चाहता था कि एक लड़की हमारी राजा बन जाए। मतलब इतना भेदभाव था उस समय में लड़के और लड़कियों में। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप के शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। रजिया के बारे में मिन्हाल-ए-सिराज के विचार। मिन्हाल-ए-सिराज का सोचना है कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्थाएं बनाई हैं उनके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए
और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है, क्योंकि रानी तो सर्वोपरि बन गई थी। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ कि वो बहुत इंटेलिजेंट थी, फिर भी उसको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। उसे कुर्सी से भी हटा दिया गया और उसे बाद में उसकी कैथल नामक स्थान पर हत्या भी कर दी गई, जो आज के हरियाणा में है। रजिया के अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। आधुनिक आंध्र प्रदेश में वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 ईस्वी में बैठी और 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। उसमें कहते हैं कि 1262 में भी एक लड़की राजगद्दी पर बैठी थी, जिसका अभिलेखों में भी जिक्र आत्मा है। उसका नाम था रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। और एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्या, जो 1980 से 1003 ईस्वी तक कश्मीर पर जिसने राज किया है। तो ये कुछ लड़कियों के ब्यौरे दिए हैं जो लेडीज़ थी जिन्होंने राज किया, लेकिन उस समय जो था राज करना लड़कियों के लिए काफ़ी मुश्किल था। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गोरिसिनों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध लेकिन उससे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। इसलिए उन्होंने आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से संदूर, बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम में भी उनसे संपर्क के लिए नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौतियां मिलती रहती थी। ये कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत तो बन गई, लेकिन उसका जो नियंत्रण था वो ज़्यादा नहीं था। जैसे कि बंगाल में बगावत होती रहती थी और जो अफगानिस्तान का एरिया उस समय भारत में ही सम्मिलित था, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी उधर से भी अफगान या कोई लुटेरे आते रहते थे, जिसकी वजह से क्रांतियाँ होती रहती थी। इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में शुरू हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना, कि अपने एरिया को स्ट्रॉन्ग कर लेना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब के जंगलों को साफ कर दिया गया, शिकारी संग्रहक और चरवाहों को उनके प्रवास से खदेड़ दिया गया। यह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान चलाए गए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में भी अपनी चरम सीमा पर रहे, कि उन्होंने साउथ में जो भी लोग क्रांति करते थे उनको दबा दिया गया। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस महाद्वीप के एक विशाल क्षेत्र पर युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रु की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। यहाँ पर एक मैप दिखाया गया है कि दिल्ली सल्तनत किस प्रकार किस किस क्षेत्र में उन्होंने हमले किए। चित्तौड़, गुजरात, रणथंभौर, मोड़, कड़ा, देवगिरी, वारंगल, काकतीय, इस प्रकार इन्होंने पूरे भारत पर एक छत्र साम्राज्य करने का प्रयास किया। बच्चों, आप चित्र देख सकते हैं, ये कुवत उल इस्लाम मस्जिद तथा मीनारें हैं और बीच में आप कुतुब मीनार भी देख सकते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण हमने अभी थोड़ी देर पहले जिसका नाम पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, मैंने बताया था कि जो मोहम्मद गोरी का सेनापति था, उसके समय में टाइम पीरियड में शुरू हुआ। उन्होंने कुतुबुद्दीन काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था और ये जो निर्माण था 1206 के बाद ही उन्होंने शुरू कर दिया था। ये इस प्रकार से कुछ एक और चित्र दिखाया गया है जो आप देख सकते हैं, बेगमपुरी मस्जिद है। इसमें लिखा गया है कि दिल्ली के सुल्तानों ने अनेक मस्जिदें बनवाई। उस समय में बहुत सी उन्होंने मस्जिदें बनवाई क्योंकि वो मुस्लिम शासक थे। जो हिंदू शासक थे, जैसे आप साउथ में देखें तो वहाँ पर मैक्सिमम उन्होंने मंदिर बनवाए हैं। हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं कि राजेंद्र और राजा राम ने बहुत से मंदिर बनवाए थे। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और नज़दीक से एक नज़र। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के संकेलन के लिए एक विश्वसनीय
सूबेदार तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जिमीदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त किया करते थे। यहाँ से हमें कन्फर्म हो जाता है कि उस समय गुलाम प्रथा थी कि जो राजा थे वो गुलाम रखते थे और गुलामों को कहीं से भी जैसे इंसान की बोली लगती है पहले इस प्रकार से बोली लगाई जाती थी। और जो उस समय के राजा थे, सुल्तान थे, जो भी उनको गुलाम अच्छा लगता उसको परचेज कर लेते थे और वो उनकी सेवा में हमेशा के लिए रह जाता था बिना किसी वेतन के। तो ये गुलाम प्रथा यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता था और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था कि ये काम करेंगे वहाँ पर, और जो पूरी तरह से अपने राजा पर निर्भर होते थे। बेटों से बढ़कर गुलाम, सल्तनत को सलाह दी जाती थी जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी के लिए कभी कभी योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। आगे चलकर गुलाम वंश की स्थापना भी हुई, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत पर काबिज रहे जो सुल्तान थे, कई बार उनकी कोई संतान नहीं थी या उनके काबिल बच्चे नहीं थे, जिसके कारण हमेशा वो अपने गुलामों को ही गद्दी दे देते थे या गुलाम राजा को मारकर गद्दी हासिल कर लेते थे। इस प्रकार भी सल्तनत में आप आगे पढ़ेंगे। खलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते थे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते थे। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों को और संरक्षकों के प्रति तो वफादार थे, मगर उनके उत्तराधिकारों के प्रति नहीं। यहाँ पर क्लियर कर दिया गया, मैंने जो बात बताई कि वो राजा के प्रति तो ईमानदार थे, लेकिन जो उत्तराधिकारी थे उनके बच्चों के प्रति नहीं थे। जब तक राजा जिंदा वो गद्दी राजा की सुरक्षा करते थे, लेकिन जैसे ही राजा की डेथ होती वो राजा के बच्चों को मारकर खुद गद्दी पर बैठ जाते थे। ये सल्तनत का सिस्टम था। गुलाम वंश इस प्रकार से ही शुरू हुआ था भारत में। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन, यहाँ पर पढ़ते हैं। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अजीज खुमार नामक कलाल, फिरूज हज्जाज नामक नाई, मनका तोखा नामक बावर्ची और लड्डा और पीरा नामक मलिकों को ऊंचे ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया गया। जो भी उसका आसपास थे ना, उसका काम करते थे, उन सबको उसने बड़ी बड़ी पोस्टें देती थी सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने। पहले वाले सुल्तानों की तरह ही खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। जिनका सूबेदार नियुक्त किया जाता था उनको क्या कहते थे? इक्ता। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपका। और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार, जो इनसे वहाँ से कर एकत्र करते थे, उनको इक्तादार या मुक्ति कहते थे। मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करे, अपने इक्ताओं के कानून व्यवस्थाएं रखना, अपने सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की भी वसूली करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम को ही वे अपने सैनिकों की तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावशाली तरीका था कि उनका पद वंश परंपरा से न चलते, उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, इसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता। ट्रांसफ़र पॉलिसी थी, वहाँ पर समय समय पर मुक्ति को ट्रांसफ़र किया जाता था कि कभी उसको किसी स्टेट के अंदर लगा दिया, कभी उसको कहीं पर, तो जिससे उसका ना वहाँ पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों को बड़ी सख्ती से पालन किया गया। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए गए। मुक्ति के ऊपर भी अधिकारी थे जो उससे रिपोर्ट लेते थे कि कितना पैसा उसने इकट्ठा किया, क्या पैसे का वो कर रहा है, कहाँ पर पैसा है, जिससे पूरे प्रशासन पर अच्छा नियंत्रण रहता था। करप्शन की संभावनाएं काफ़ी कम थी। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों में भी अपने अधिकारों में ले लेते तो उन्हें भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकाने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं ही उन पर कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों को ज़मीन की पैमाइश की और उनका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। यहाँ पर लिखा है कि जो अलाउद्दीन की बात कर रहे हैं खिलजी की, कि उसने ज़मीन की जो थी पैमाइश की गई थी, यहाँ से पैमाइश ज़मीन की शुरू हो गई थी। कृषि पर जैसे खराज कहा जाता था, 3 तरह के कर थे। किसानों की उपज का भाग 50% होता था। जो भी किसान ज़मीन से पैदा करते थे उसका 50% कर के रूप में ले लिया जाता था। मवेशियों पर तथा घरों पर भी कर था। घर पर भी कर था, उनके जानवर जो किसान रखता था उस पर भी कर था। बच्चों, यहाँ पर कृषि पर कर था, खराज बोलते थे जिसको। मवेशियों पर, जानवरों बोलते हैं, मवेशी का मतलब पालतू जानवर,
उन पर कर था, घरों पर कर था, सब कुछ किसान के ऊपर ही डिपेंड था। यह याद रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप का बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल सुदूर क्षेत्रों पर नियंत्रण करना काफ़ी कठिन था। यहाँ तक कि गंगा के इलाकों के घने जंगलों पर भी सुल्तान की पूरी पैठ नहीं थी। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती से अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ समय तक ही रह पाता था कि जो राजा था वो कब्जा तो कर लेता था, लेकिन बाद में वहाँ पर फिर बगावतें शुरू हो जाती थी। इसलिए एक लंबे क्षेत्र को नियंत्रण करना काफ़ी कठिन था। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तरी पूर्वी ईरान से आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके बाद शीघ्र ही दिल्ली की सल्तनत को धावा बोल दिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल से आरंभ में ही दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। उन्होंने बड़ी सेना रखनी पड़ी क्योंकि मंगोल बार बार उन पर हमला करते रहते थे। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखते हैं कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती को कैसे सामना किया, किस प्रकार से उन्होंने इतनी बड़ी सेना की एडजस्टमेंट की, यहाँ पर यह भी बताया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी पर 1299 1300 में हमले हुए, 1302 और 1303 में। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में प्रारंभिक वर्षों में सफल सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसक्सिनिया पर ही आक्रमण कर दिया। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था कि जिसने हमला किया वो उसी देश की तरफ चल पड़ा कि पहले इसी देश को खत्म करता हूँ, ये बार बार हमले करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की अलग से छावनी बना दी थी जिसे गैरिसन बोलते थे। नया गैरिसन शहर बनने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली एक कुहानों के निवासियों को खाली करवा दिया गया। दिल्ली के पास ही बनाया गया, वहाँ पर सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहरों के निवासियों को दक्षिण में दौलताबाद भेज दिया गया। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को जो अलाउद्दीन खिलजी था वो गंगा यमुना के बीच की भूमि को कर के रूप में खेती के रूप में दे दिया गया और कर की 50% जो था कर को बढ़ा दिया गया। सेना को मोहम्मद तुगलक की बात कर लें कि सेना को खिलाने के लिए उसके इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया जाता, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। ये डिटेल दी गई है कि किस प्रकार उन्होंने इसको कंट्रोल करने के लिए कर लगाए, क्योंकि कोई भी अलग सोर्स नहीं था राजा के पास जिससे वो इतनी बड़ी सेना रख सके। उन्हें सभी किसानों से कर एकत्रित करना शुरू कर दिया। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इसी बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए उनसे भी कई परेशानियां हुई। मोहम्मद तुगलक जो था उसको इतिहास में एक मूर्ख राजा की संज्ञा भी दी गई है। दौलताबाद ले जाया जाने से उसने राजधानी को दौलताबाद शिफ्ट कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, जब लोग दिल्ली से दौलताबाद गए, कुछ परसेंटेज लोग तो रास्ते में ही मर गए, कुछ भूख से, कुछ बीमारियों से। और कुछ समय के बाद जब उसने दिल्ली से दौलताबाद से दोबारा दिल्ली में ट्रांसफ़र किया अपनी राजधानी को, तब भी लोग आते जाते मर गए। तो लोग इससे भी काफ़ी नाराज थे। लेखकों ने भी इसके बारे में काफ़ी अच्छा नहीं लिखा है और उन्होंने कहा कि एक अच्छा शासक नहीं था, जिससे करों में वृद्धि हुई और इसके समय में जनता बगावतों पर उतर आई थी। तो इसलिए और इसने अपने जो टोकन चलाए थे वो भी इसको वापस लेने पड़े थे। यहाँ पर इसकी डिटेल दी गई है। अब बात करते हैं 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत। 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत की क्या कंडीशन थी। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोधी वंशों का शासक रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। इन सभी क्षेत्रों में अलग राजा निकल कर आ गए। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान और राजपूत जैसे नए शासक समूह में उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे पर शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से था। शेषा सूरी 1540 से 1545। बच्चों मैं आपको बता दूं कि शेषा सूरी की जब बात की जाती है तो भारत में जो जीटी रोड है, ग्रांड ट्रंक रोड, वो शेषा सूरी ने ही बनवाया था। इतिहास में जितना विकास शेषा सूरी ने अपने 5 साल के टाइम पीरियड में कर दिया था, इतना अंग्रेज भी 300 साल में भारत में नहीं कर सके। उसने काबुल से, जो अफगानिस्तान में है, वहाँ से लेकर कलकत्ता तक जीटी रोड का निर्माण करवाया था और उस जीटी रोड पर हर 2 कोस पर एक सराय बनवाई थी। सरायों में हिंदू और मुसलमानों के लिए रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। और जो सराय थी, आपको जब भी आप किसी जीटी रोड से गुजरेंगे आपको वहाँ पर एक मीनारें खड़ी मिलेंगी।
हर 2 कोस पर एक मीनार भी थी, जिससे उनको पता चल जाता था कि जो रास्ता है वो कितना हमने कवर कर लिया है और आगे कितना रास्ता बाकी है। उसने अपने काल में 1700 मीनारों का भी निर्माण करवाया था। और एक खास बात मैं शेरशाह सूरी के बारे में बता दूं कि जो भी अब तक राजा बने वो या तो राजाओं के बेटे थे या उनके सेनापति थे, लेकिन शेरशाह सूरी एक मिडिल क्लास परिवार से पैदा हुआ और उसके बाद ये अफगान था, पठान, और उसके बाद इसने 1540 में हुमायूं को हराकर दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा किया था। तो यहाँ बात करते हैं, शेरशाह सूरी ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंध से काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की, मुगल सम्राट हुमायूं को 1530, 1540, 1555 और 56 तक चुनौती देता रहा। वह 1545 ईस्वी में एक बम धमाके में कालिंजर के किले में शेरशाह सूरी जख्मी हो गया था, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इतिहास में शेरशाह सूरी का नाम ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड के कारण उसे शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं हिंदी में आज भी। तो इसके जो विकास कार्य थे वो बहुत ही अच्छे थे और इसने हर क्षेत्र की तरफ बहुत ही ध्यान दिया था। शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। यहाँ क्लियर कर दिया कि उसने स्वयं ही इस पर कब्जा किया था, किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की थी। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष राज किया, 1540 से 1545 शेरशाह सूरी, उसके बाद उसके बच्चों ने राज किया और वह टोटल 1555 ईस्वी तक उन्होंने राज्य किया। लेकिन इसके प्रशासन से अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें चुस्त बनाया। महान सम्राट अकबर 1556 से 605 में मुगल साम्राज्य को समेकित किया और उसके प्रतिमान के रूप में शेरशाह सूरी की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। जो आगे राजा आए उन्होंने सभी ने शेरशाह सूरी की पद्धति को अपनाया कि शेरशाह सूरी का जो स्ट्रक्चर था, जो उसका तरीका था, वो बहुत ही बढ़िया था। यहाँ पर 3 श्रेणियां, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: प्रार्थना करने वाले, युद्ध करने वाले और खेती करने वाले। 3 वर्गों में समाज का विभाजन कर ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में प्रबल प्रभाव मिला। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक समूह युद्ध उतरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। जो फ्रांस में युद्ध करने वाली सेनाएं थी उनको नाइट कहा जाता था। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता और अपनी ईश्वरीय शक्ति शांति की अवधारणा से प्रसार में इनका उपयोग करता। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा हैं। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्हें यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा है। इस प्रयत्न के परिणामस्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड धर्मयुद्ध कहा गया। ईश्वर और धर्म की सेवा के लिए इन अभियानों से नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल गई। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक जर्मनी ने उसे यह सदी बाद इन योद्धाओं को दीन हित अतीत को भुला दिया और 12वीं सदी तक कुलीन वर्ग भी नाइट को भी कुलीन कहलाना शुरू कर दिया। तो बच्चों, ये आज का चैप्टर था। आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में अगली वीडियो में आपको करने जा रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।